सास ने किया नाम का बंटवारा। यहाँ की सफाई हो गई है, अब घर के बाहर का धो देती हूँ। अरे ओ कमबख्त, मैंने तेरे से चीला बनाने के लिए बोला था ना, तो लाई क्यों नहीं अभी तक बना करके? हाँ वो माँ जी, वो मैंने आपको कहा था, बस अभी 10 मिनट में झाड़ू पोंछी का काम खत्म करके मैं बना देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरी बात को काटे? मैं जो बोल दूं वो उसी वक्त हो जाना चाहिए। और ये ऊपर के फ्लोर का कमरा क्यों नहीं साफ किया तूने? माँ जी, आपका काम करना था, इसीलिए पहले नीचे की सफाई कर रही थी। वैसे भी आपने बंटवारा कर रखा है तो ऊपर की सफाई मैं क्यों करूं? ये तो दीदी का हक बनता है ना। और दीदी कुछ भी नहीं करती है, वो भी तो आपको चीला बनाकर दे सकती है। अच्छा, अब तू मेरे से जुबान लड़ाएगी? तेरी ये मजाल। माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। ये बस मैंने सिर्फ इसीलिए बोला क्योंकि आपने बंटवारा किया है और आपने ही कहा था कि बंटवारे में दोनों बहू अपना अपना काम करेंगी। ओह, तू होती कौन है ये डायलॉग बोलने वाली? हाँ, मैंने बंटवारा किया। बंटवारा भी सोच समझ कर किया जाता है। अब बंटवारा चाहे जैसा भी हुआ हो, मैं तुझे जो बोल रही हूँ तुझे वो करना ही पड़ेगा, समझी? एक तो अपने गरीब झोपड़ी से तेरी जैसी फटीचर कोई खास दहेज लेकर नहीं आई है। इसके बाद तू चाहती है कि मैं तेरे को राजकुमारी की तरह अपनी पलकों पर बिठा कर रखूं, तो नौकरानी वाले काम कौन करेगा? मेरी बड़ी बहू को देख कितना दहेज लेकर आई है। अब तू चाहती है मैं उससे काम करवाऊं? चल निकल। वाह माँ जी, आपने इसे सही चमकाया। मेरा नाम लेने से पहले 10 बार सोचेगी। आरती, तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो मेरे लिए 1 कप कॉफी बना देना, सर दर्द हो रहा है। जी जेठानी जी। आरती अच्छे से सफाई करने के बाद सास और जेठानी के लिए चीला और कॉफी बनाकर ले जाती है, उन्हें दे देती है। ये सब होते हुए ससुर महेश देख लेता है। छोटी बहू तो ठीक तो है ना? मैं जानता हूँ तेरी सास तेरे साथ जो कर रही है वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कुछ बोलूं तो मुझे भी चुप करा देती है, लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन मैं तेरे हक के लिए सरोजनी से जरूर लड़ूंगा। नहीं पापा जी, आपको मेरी वजह से माँ जी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी किस्मत है जो गरीबी की वजह से मुझे ये करना ही होगा। आरती दोपहर का खाना बनाने के लिए सब्जी काटती है, तब सास आकर, अरे ओ, 1 किलो बैंगन की सब्जी क्यों बना रही है? आधा किलो बहुत है। लेकिन माँ जी, आधा किलो बैंगन में घर के सभी लोग खाना कैसे खा पाएंगे? अरे तेरी याददाश्त तो ठीक है, 2 हफ्ते पहले ही मैंने घर का बंटवारा किया है। भूल मत कि तुम दोनों का खाना अलग बनेगा, ना कि इस रसोई में। तुझे नीचे का अलग दिया है ना, वहाँ अपना और विवेक का बनाना। यहाँ का राशन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, शायद आपने नाम का बंटवारा किया है। जब मैं यहाँ पर सारा काम कर रही हूँ तो 2 लोगों के लिए अलग सब्जी क्या बनाऊंगी? यही बना देती हूँ। ओहो जी3, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? माँ जी ने बंटवारा कर दिया है, अब चाहे नाम का ही किया हो, पर बंटवारा तो है ही ना। अपना अलग रहो, अपना उस गरीब कमरे में रहो और यहाँ से फटाफट खाना बनाकर दफा हो जाओ। छोटी बहू, सुना नहीं तुमने मेरी बड़ी बहू क्या कह रही है? अब ये उसका फ्लोर है तो उसकी मर्जी ही चलेगी। जाकर अपनी गरीब रसोई में खाना बनाओ। ठीक है जेठानी जी, आप जैसे बोलो। लेकिन ये जीतरी क्या था? ओ, तुमने फोकस किया अपने नए नाम पर कि मैंने क्या बोला? जीतरी मतलब गवार गांव की गरीब लड़की। अरे वाह मेरी बहू, चल बहुत दिन हो गए, हम शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ माँ जी, मुझे न्यू ड्रेस लेनी है, आप मेरे साथ किटी पार्टी में चलोगी ना? ऑफ कोर्स बहू। सरोजनी, छोटी बहू को भी शॉपिंग पर ले जाओ, आखिर वो भी इस घर की बहू है। बंटवारा अगर हो भी गया है तो तुम्हारा थोड़े हुआ है, तुम्हें तो अपना फर्ज निभाना ही होगा ना। आपका दिमाग खराब है क्या? अब मैं इस गरीब को अपने साथ में ले जाकर इसकी ख्वाहिशें पूरी करवाऊं, पर ये इसके लायक ही नहीं है। खुशामदी उसकी की जाती है जो उसके काबिल हो। कोई बात नहीं पापा जी, माँ जी ठीक ही कह रही हैं। वैसे भी मेरे पास 2-3 साड़ियाँ हैं, मैं वो ही पहन लूंगी। इतने पर सरोजनी और सलोनी कार में बैठकर शॉपिंग करने मॉल पहुंचती हैं, जहां सास बहू पहले साड़ी खरीदती हैं। वाह माँ जी, आप पर बनारसी कांजीवरम दोनों तरह की साड़ी खिलेंगी, ये ले लीजिए। हाँ बहू, मैंने तेरे लिए भी साड़ी पसंद की है, ये पीले कलर की देख, और है भी ये 10,000 की। नहीं माँ जी, मुझे ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही। भैया मुझे और महंगी ब्लू कलर की साड़ी दिखाओ शिमर में। बहू, अगर तू ये खरीद लेती तो मुझे अच्छा लगता, हम दोनों सेम लगते। नहीं माँ जी, मुझे सेम नहीं लगना, मैं अलग लगना चाहती हूँ। आप क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सरोजनी सलोनी की बात मान जाती है और फिर वो अपनी अपनी पसंद की साड़ी लेकर गोलगप्पे खाकर हंसते हंसते घर आते हैं। आरती ये देखकर,
काश मैं भी माँ जी के साथ हंसते हुए शॉपिंग करके आती, लेकिन माँ जी ने तो कभी मुझे अपनाया ही नहीं। और बंटवारे की बात करूं तो बंटवारा भी नाम का हुआ है। समझ नहीं आता बंटवारा होने के बाद मैं इस घर में रहूं या नहीं। अरे ओ खड़ी खड़ी मन में क्या सोच रही है, जाकर हम दोनों के लिए शरबत बना कर ला। लाई माँ जी। रुको आरती, शरबत में पिंक सॉल्ट और नींबू जरूर ऐड करना, शुगर कम। ठीक है दीदी। तब आरती रसोई में आकर सास और जेठानी के लिए अलग अलग शरबत बनाती है और उन्हें दे देती है। अरे ओ शरबत रखे कहाँ जा रही है? वो माँ जी इतनी देर से ऊपर के कमरे और बाकी जगह की सफाई कर रही थी, अपने कमरे की सफाई ही नहीं की है सुबह से, तो मैं वही करने जा रही थी। ठीक है जा, यहाँ से जा, वैसे भी तेरी करीब शक्ल और देखनी नहीं है मुझे। आरती हॉल के ही साथ वाले कमरे में चली जाती है। उसका कमरा खराब था, सिर्फ जहां बेड, अलमारी और ड्रेसिंग टेबल था। सफेदी छूट रही थी, पंखा धीरे धीरे खराब आवाज में चल रहा था। आरती बटन दबाकर बंद कर देती है। हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब पंखा चला हुआ छोड़ गई। वैसे ही खराब है, कोई ये कमरा देखकर कह ही नहीं सकता कि इसी शानदार आलीशान ससुराल का ये कमरा है। ऐसा लग रहा है 2 कदम आगे रखते ही किसी खंडर वाले कमरे में आ गई हूँ। जब इस घर में आई थी तो बहुत अरमान लेकर आई थी। सरोजनी, आखिरकार तेरी दोनों बेटों की शादी हो गई और दोनों बहू तेरे घर में आ भी गई। अब ये तो बता, तेरी दोनों बहू दहेज में क्या लाई है? अरे मुझे खुद नहीं पता। सलोनी बहू, पहले तुम अपने दहेज का सामान घर में रखवा दो। जी माँ जी। विजय, ट्रक का सामान अंदर रखवाओ। सलोनी के कहने पर ट्रक ड्राइवर बाकी आदमियों के साथ घर में महंगा महंगा ड्रेसिंग टेबल, डबल बेड, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और भी अनगिनत महंगा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक की चीज घर में रखवाता है। साथ ही बहू गोल्ड डायमंड के सेट भी लाई होती है। फिर दूसरी बहू का गृह प्रवेश होता है। वाह, मेरी ससुराल कितना बड़ा और शानदार है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे ससुराल में आकर बहू बनूंगी। अब मुझे वो मिलेगा जो जिंदगी में कभी नहीं मिला, और अपने ससुराल वालों का सबका ख्याल भी रखूंगी। बाप रे सलोनी बहू, तू तो बहुत कुछ लेकर आई है। खैर मुझे अंदाजा भी था, लेकिन आरती बहू, मैं जानती हूँ तेरे घर वाले गरीब हैं, इतना सामान नहीं दिया होगा, लेकिन तू जो भी लाई है वो रखवा दे। वो माँ जी, सिर्फ एक बक्सा ही लेकर आई हूँ, कोई सामान नहीं है। बड़ी बहू इतना कुछ लेकर आई है और छोटी बहू सिर्फ एक बक्सा, वैसे इसमें क्या है बहू? क्यों री, तुझे एक बक्सा लाने में शर्म नहीं आई? क्या खोलूं अब? माँ जी, जवाब देने के लिए माफी चाहती हूँ। आप तो शुरू से ही जानती हैं, माँ पिताजी ने आपसे पहले ही सारी बात कर ली थी। इसमें आपके और पापा जी के 5 जोड़ी कपड़े और एक सोने की चेन है। आरती सोने की चेन निकाल कर सास के हाथ में रखती है। सास फेंक देती है। कमबख्त, ये 5 कपड़े और मामूली से चेन देकर तू क्या साबित करना चाहती है कि तूने सलोनी बहू से बराबरी कर ली? अरे तूने तो मेरी सबके सामने नाक कटवा दी। सरोजनी, ये क्या कर रही हो तुम? सबके सामने? वो तुम्हारी बहू है और तुम तो जानती हो वो सलोनी बहू जितनी अमीर घर से नहीं है, फिर भी तुम उसका आते ही अपमान कर रही हो। नई बहू लक्ष्मी समान होती है। हाँ सरोजनी, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुझे घर आई लक्ष्मी को ऐसे निरादर नहीं करना चाहिए। महेश वो सोने की चेन उठाकर बहू के हाथ में रखता है। बहू, तुम इसकी बात का बुरा मत मानो। कुछ ही देर में दिमाग ठंडा हो जाएगा तो इसे समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या बोला। कोई बात नहीं पापा जी, मैं समझ सकती हूँ। माँ जी को अचानक से धक्का लगा। माँ, हम सब तो पहले से ही जानते थे कि आरती के माता पिता इतना दहेज नहीं देंगे, फिर भी आप सबके सामने अनजान क्यों बन रही हो? क्योंकि इसके माता पिता ने कुछ भी देने को मना किया था, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि इतना तो रख देना जिससे मेरी नाक न कटे, तो उन्होंने ये भिजवाया है। आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर आरती सरोजनी के सामने खड़ी हो जाती है। माँ जी, मेरे माता पिता की जितनी हैसियत थी उसके बावजूद भी उन्होंने आपके इस बात के लिए इन सब सामान के पैसे जुटाए और ये बक्सा भर कर दिया। ओ माय गॉड, तुम कितनी ड्रामेटिक हो और छोटे से बक्से के लिए मगरमच्छ के आंसू दिखा रही हो। सही बोला माँ जी ने, थोड़ा तो उनकी नाक बचाने के लिए एक तो सामान लेकर और आती। लेकिन भाभी, हमारे पास जब सब कुछ है तो हमें कुछ और क्यों चाहिए? अरे तुम लोग तो चुप रहो और तुम सब अपने घर जा सकते हो। बहुत तमाशा देख लिया। सरोजनी, आई लक्ष्मी का सम्मान कर, इससे ज्यादा तुझे और कुछ नहीं कहेंगे। छोटी बहू भले ही छोटे घर से आई है, लेकिन जिस तरह से तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है तो दिल पर हाथ रख। क्या कर सकती है तू? घर को तुझे जोड़ने वाली बहू ही मिली है। अजी हम्बे।
सरोजनी का रिएक्शन देखकर गली की सारी औरतें चली जाती हैं। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है, जिसमें बड़ी बहू नाम मात्र ब्रेड बटर दे देती है, जबकि आरती 7-8 तरीके के व्यंजन बनाकर सबका दिल जीत लेती है। फिर भी सास कमी निकाल देती है। इन सब बातों को याद करने से अब कोई फायदा नहीं है। माँ जी को बंटवारा करना था, वो हो गया। अब यही कमरा मेरे बंटवारे का हिस्सा है। तब आरती झाड़ू से दीवारों की झड़ी हुई कपड़े निकालती है और फिर कमरे की सफाई करके कूड़ा बाहर कर देती है। और इस रसोई के बगल में एक छोटी सी रसोई होती है, जहाँ वो बैठकर खाना बनाती है और मिट्टी का चूल्हा होता है। माँ जी के घर में 4 सिलेंडर है, लेकिन एक भी मुझे नहीं दिया। इनके और अपने लिए इसी पर ही खास कर खाना बनाना पड़ता है। थोड़ी देर में बहू कढ़ी चावल रोटी तैयार कर देती है। तब खुशबू से महेश आकर, अरे वाह बहू, आज तूने कढ़ी बनाई है, मुझे भी खाने को देगी क्या? मुझे तेरे हाथ की कढ़ी चावल बहुत पसंद है। हाँ पापा जी, क्यों नहीं। वैसे तो खाना उधर भी मैंने ही बनाए हैं, लेकिन आप वहाँ से नहीं खाते, यहीं से ही क्यों खाते हैं? मेरी आरती बहू दोनों ही रसोई में बहुत मेहनत से खाना बनाती है, लेकिन तेरी मिट्टी की चूल्हे पर बने खाने की बात ही कुछ और है। मुझे तो ये बंटवारा सुहाता ही नहीं है, क्योंकि उसके नाम का बंटवारा किया है। कुछ भी हो, दोनों बहू बेटों के लिए बराबर नहीं करती, काम तो तुझसे सारा ले ही लेती है। पापा जी, जो भी है मुझे स्वीकार है। कम से कम इतनी आलीशान ससुराल के एक छोटे से कमरे में हम साथ तो हैं। घर से बाहर होते तो फिर आप लोगों को देख भी नहीं पाते। मैं तो इसीलिए खुश हूँ कि मुझे आप दोनों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। इतना परेशान समय में जो इतना अच्छा सोचे वो सिर्फ तू ही हो सकती है बहू। ये बोलकर महेश बहू के सिर पर हाथ रख देता है और अपनी बहू के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता है। शाम को विवेक घर आ जाता है। आरती मटके से पानी निकाल कर देती है। इतने में सरोजनी, अरे ओ, शाम के 7 बज रहे हैं, यहाँ पर खाना बनाने कब आएगी? बस माँ जी आ रही हूँ, इनको खाना देकर आ जाओ। नहीं, इतना टाइम नहीं है, तुझे बाजार जाकर अभी सब्जी लेकर आनी है, फिर खाना बनाना है। ऐसे हम कब खाएंगे? इसको बोल दे थोड़ा इंतजार कर ले। ठीक है माँ, मैं इंतजार कर लूंगा। आरती जाओ, तुम पहले बाजार चले जाओ। सरोजनी, विवेक तुम्हारा ही छोटा बेटा है ना, जिस पर तुम इतना लाड छिड़कती थी। वो अभी ऑफिस से थका हारा आया है और तुम उसको खाना खाने भी नहीं दे रही। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसा बर्ताव करती हो अपनी छोटे बहू के साथ और बेटे के साथ? और जहां तक शादी की बात है तो तुम खुद अपने हाथों से आरती बहू को इस घर में लेकर आई हो, तो क्यों इन दोनों के साथ अलग अलग बर्ताव करती हो? अरे क्या कर दिया मैंने अपने बेटे के साथ? तोप चला दिया या जेल में रख दिया या हाथ बांध दिए? हाँ, क्या हुआ अगर मैं ही आरती बहू को पसंद करके लाई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतनी गरीब निकलेगी। और इसके आने से मेरा बेटा भी मेरा सगा नहीं हुआ, इसका सगा हुआ है। दोनों इस घर में रह रहे हैं, यही बहुत है। बंटवारा बंटवारा बंटवारा, इस बंटवारे बोलते हैं इसे। अरे तुमने नाम का बंटवारा किया है, वरना जैसे तुम अपने बड़े बेटे बहू को रखती हो वैसे इन्हें भी रखती। बड़ी बहू को पूरा घर दे रखा है और इन्हें एक छोटा सा बेकार कमरा दे दिया। खाना भी बहू जमीन पर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर बनाती है। बंटवारा करना था तो ऐसा करती कि दोनों बहू को बराबर मिलता, आधी रसोई मिलती, आधा घर मिलता। ये नाइंसाफी क्यों है? कान मत भरो उनके। बच्चे तुमसे प्यार करते हैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। हमारे आशीर्वाद और सेवा करने के लिए उन्हें ये भी मंजूर है, लेकिन तुम्हें तो बस फायदा उठाना आता है। मेरे बेटे ने इसका साथ दिया तो वो भी यही भुगतेगा। दूसरा, अगर ये थोड़ा बहुत दहेज लाती तो इसे भी थोड़ा अच्छा बंटवारा मिल जाता, लेकिन अब उसके हिस्से में यही रहेगा। मम्मी पापा आप लड़ो मत, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस यहाँ पर आपके साथ रह रहे हैं यही बहुत है। बस बच्चों को तुमसे प्यार और इज्जत चाहिए, वो तुम दे नहीं पा रही हो। अरे ये शोर कैसा हो रहा है? माँ जी खाना कब बनेगा? आपने इसको भेजा नहीं अभी तक? अरे कब से बोल रही हूँ, लेकिन यही ड्रामा करवा रही है इनसे। मुझे पता है आरती, तुम गरीब घर से आई हो और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देखकर बंटवारे के बाद भी तुम्हारा मन करता ही होगा कि कैसे न कैसे करके आधी प्रॉपर्टी हथिया लो, इसीलिए ये सब अखेड़े पैदा करती हो ना? नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सब शांत हो जाइए, मैं बाजार चली जाती हूँ। आरती पैसे लेकर बाजार जाती है और सब्जी और डिनर बनाने का सारा सामान लेकर आती है। वहीं सलोनी भी आईने में श्रृंगार करते हुए वाह, घर में ऐसी चटपटी सीन देखकर दिल में कितनी ठंडक मिलती है। मैंने जो वार चलाया सही निशाने पर लगा। उस दिन माँ ने मुझे फोन करके जो हिदायत दी थी बिल्कुल सही थी। उसी की वजह से आज मैं इस बड़े से घर की मालकिन हूँ। देख, वैसे तेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ससुराल का हिस्सा भी क्यों छोड़ना? मैं तो कह रही हूँ तेरी देवरानी कुछ लेकर नहीं आई है। सास को भड़का दे और प्रॉपर्टी आधे से ज्यादा अपने नाम करवा ले। बंटवारे के नाम पर जैसा जैसे समझाया वैसा ही बोलियो। ठीक है माँ,
माँ जी मेरे कमरे की तरफ आ रही हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सलोनी फोन रखती है और सरोजनी कमरे में आती है। अरे बहू, तूने पहली रसोई पर भी कुछ नहीं बनाया था, तो आज कुछ बनाकर खिला दे। एक बात बताओ माँ जी, मैं इतना सब कुछ लेकर आई हूँ, अच्छा लगेगा कि उस गरीब देवरानी की तरह घर में नौकरानी जैसा काम मैं करूँगी? अरे आते जाते मेहमान लोग आपको क्या बोलेंगे? मैं खाना बनाकर खिला देती आपको, लेकिन रस्म तो मैं कर चुकी हूँ ना। अब ये खाना पीना, घर की साफ सफाई, ये सब आप आरती से करवाओ। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो कह रही थी माँ जी, अगर आप बंटवारा कर देती तो आगे जाकर हम दोनों बहू में लड़ाई नहीं होती और ना आपके बेटों में अपना खाते पीते अलग ही रहते। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, बंटवारा कर देती हूँ। इतना दहेज लाई थी तो 70% का बंटवारा तेरा हिस्सा हुआ और 30% का उसका। ठीक है माँ जी, मैं इतने में ही खुश हूँ। कम से कम उसको 30% तो मिला, लेकिन ये ऊपर का फ्लोर मेरा है और मैं इसे रेनोवेशन करवाना चाहती हूँ। ठीक है बहू। सलोनी सरोजनी के बंटवारे के खिलाफ कान भर देती है और ऊपर का फ्लोर नई डिजाइन के साथ रेनोवेट करवाती है, जिससे कि पूरा ऊपर का फ्लोर एस्थेटिक रॉयल लुक दे रहा था। वहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर सिंपल था। तब ये सब देखकर घर वाले, माँ ये आपने आधा घर रेनोवेट करवाया और आधा नहीं, ऐसा क्यों? हाँ सरोजनी, करवाना था तो पूरा घर करवा लेती, घर एक जैसा नहीं लग रहा है। हाँ माँ जी, हमारा कमरा भी खराब हो रहा था, वहाँ पर भी करवा देती प्लीज आप। 100 बात की एक बात, मैंने इस घर का बंटवारा कर दिया है और कोई कुछ नहीं बोलेगा। 70% बड़ी बहू और अरुण का है और बचा 30% विवेक तेरा और इस आरती का। और ये फैसला मैंने दहेज की वजह से लिया है। अब सलोनी बहुत ज्यादा दहेज लेकर आई थी और घर का काम भी थोड़ी करेगी वो, इसलिए ऊपर का सारा फ्लोर बड़ी बहू का है और नीचे का हमारा। तेरा सिर्फ तेरा कमरा और जो साइड वाली रसोई है, अब से तू वहाँ खाना बनाएगी। लेकिन माँ जी, ये बंटवारा, कोई बंटवारा नहीं चाहिए। हम सब एक साथ प्यार से नहीं रह सकते हैं क्या? एक ही घर में 2 रसोई अच्छी नहीं लगती, बाहर वाले क्या बोलेंगे? सरोजनी तुम ये गलत कर रही हो। मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, इस घर में 2 रसोई रहेंगी, बाहर वालों की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू कैसे खाना बनाएगी, कैसे अपना सामान एडजस्ट करेगी, या आरती बहू तू देख, बाकी घर का सारा काम तुझे ही करना है, चाहे बंटवारा ही क्यों ना हो गया हो। माँ जब से शादी हुई आप आरती को सुनाती रहती हो, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन बंटवारे की क्या जरूरत थी? और ये जो बंटवारे में भी बंटवारा नहीं है, अपने नाम का बंटवारा किया है, कम से कम प्रॉपर्टी 50-50% तो होनी चाहिए। चुप कर, तू बहुत भोला भाला है, सब तुझे अभी समझ नहीं आएगा। चलो तुम दोनों अब अपने ऑफिस जाओ। ये गलत है माँ। विवेक जी, कुछ गलत नहीं है। माँ जी ने कोई फैसला लिया है तो ठीक ही लिया होगा। वैसे भी हमें घर में साथ रहने को मिल रहा है, ये क्या कम है? वरना आप तो जानते हैं बंटवारे में एक बहू बेटे को घर छोड़कर दूर रहना पड़ता है। महेश और किसी को भी सरोजनी का ये नाम का बंटवारा अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर अब उसी हिसाब से चलने लगता है। सरोजनी आरती से पूरे घर का काम करवाती है, लेकिन जब खाना बनाने और दोनों बहू पर प्यार लुटाने की बात आती है तो वो सिर्फ सलोनी को मिलता है। एक दिन, आरती, आरती कहाँ हो तुम? मेरा सर दर्द हो रहा है, जरा सर दबा दो। आ गई दीदी। सुनो, सर दबाने के बाद बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, उन सबको धो देना। तुम्हारी जेठ जी की कल मीटिंग है तो उनकी कुछ फेवरेट शर्ट होनी चाहिए। आप चिंता मत करो दीदी, मैं फटाफट से मशीन में कपड़े धो दूंगी। ओह मैडम, मेरी महंगी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को तुम हाथ नहीं लगाओगी, हाथ से कपड़े धोना है तुम्हें। ठीक है दीदी, हाथ से कर दूंगी। फिर आरती जेठानी का सिर दबाने के बाद जेठ के सारे कपड़े अपने हाथों से धोकर सुखाती है। बेचारी आरती को इस तरह बंटवारे के बाद अपने कपड़े, बर्तन, खाना बनाना सब अलग करना पड़ता है और जेठ जेठानी सास ससुर का अलग। उस दिन के बाद से बेचारी आरती की जो ससुराल में लंका लगी है, सोचती होगी कभी कभी कैसी जेठानी मिल गई। मैं क्या करूँ राम, मुझे खड़ूस जेठानी मिल गई। हाँ, खड़ूस जेठानी मिल गई। इसके साथ बुढ़िया भी बेवकूफ बन गई। मुझे तो लगा था अच्छा बनने के चक्कर में मुझे घर का काम करना पड़ेगा, लेकिन माँ जी खुद ही एक गरीब नौकरानी यहाँ ले आई और मेरी सारी चाल पट्टी काम कर गई। वक्त गुजरता है, आरती ऐसे ही ससुराल का काम करती है और पति पत्नी कम में ही खर्चा चलाकर अपना जीवन गुजारते हैं। पड़ोसी लोग भी बहू को बार बार कुछ न कुछ जेठानी और सास के लिए सामान लाते हुए देखते हैं। एक दिन आरती हर रोज की तरह घर के बाहर सफाई कर रही थी और बालकनी में बैठकर सलोनी चाय पी रही थी। ये देखकर शकुंतला आंटी, जो कि पूरे मोहल्ले की बात जानती थी, सरोजनी से कहती है, अरे सरोजनी देवी, दोनों बहुओं का बंटवारा तो खूब हुआ, सुना है? हाँ हाँ, सब बराबर है हमारे घर में।
बराबर। तो फिर ये गरीब बहू हर वक्त झाड़ू ही क्यों लगाती रहती है? तेरी बड़ी बहू कुछ क्यों नहीं करती? क्योंकि जितना काम करती है देखकर लगता है कि बंटवारे का हिस्सा छोटी बहू को ज्यादा दे दिया है, लेकिन फिर भी बेचारी परेशान रहती है। घर का सारा काम करती नजर आती है और तेरी दूसरी बहू कभी शॉपिंग कर रही है तो कभी और गाने सुनते हुए बालकनी में बैठकर चाय पी रही है। अरे इसे काम करने की आदत है। आदत नहीं, मजबूरी है माँ जी। अच्छा, तो सबको बेवकूफ बना सकती है सरोजनी, मुझे नहीं। बंटवारा अगर इंसाफ का होता तो एक बहू को थकान और दूसरी को आराम नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, और तू मेरे घर में ज्यादा ताक झाक मत कर। ताका झाकी करने की मोहल्ले में मुझे क्या किसी को भी जरूरत नहीं है। सबको सब पता है, सब खुद ही दिख जाता है कि तूने सिर्फ नाम का ही बंटवारा किया है। ये सुनकर सरोजनी को चुभन महसूस होती है और शकुंतला चली जाती है। जानबूझकर सबको दिखा दिखा कर काम करती है ना, और जताती है कि मैं तुझ पर कितना अत्याचार करती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, वो सब खुद ही देख लेते हैं। रहने दे और जाकर मेरी अलमारी के कपड़े ठीक कर दे, खराब हो गए हैं। जी माँ जी। ये कहकर आरती सास की अलमारी ठीक करती है। आरती घर का सारा काम करती है। बीच में मौसम ठंडा हो जाने से सास को सर्दी जुकाम हो जाता है तो सलोनी बिल्कुल भी उसके पास नहीं आती, जबकि आरती उसकी सारी सेवा करती है। गरम गरम सूप, खिचड़ी इत्यादि बनाकर देती है। अच्छा, अरे सलोनी बहू, तू 2-3 दिन से मेरे पास नहीं आई। इधर तो आ, मेरे पास बैठ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपके कमरे में नहीं आऊंगी। किटी पार्टी में जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर सलोनी चली जाती है, जबकि आरती अपने हाथ से सास को सूप पिलाती है, हाथ पैरों की मालिश करती है। अब सरोजनी तो ठीक हो जाती है, लेकिन आरती को सरोजनी की वजह से सर्दी जुकाम लग जाता है, जिस वजह से बुखार में वो अगले पल बिस्तर से उठ नहीं पाती। तब सास उसके टूटे फूटे कमरे में आकर, अरे ओ गरीब चुड़ैल, 9 बजने को आए हैं, अभी तक तो उठी नहीं है। सुबह का झाड़ू पोंछा कौन करेगा, और नाश्ता भी नहीं बनाया। माँ, मैंने भी नाश्ता नहीं किया और मैं काम पर नहीं गया। आज उसकी तबीयत खराब है, उससे काम नहीं हो पाएगा। आज आप भाभी से करवा लो और हो सके तो खाना बनवा दो, क्योंकि मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता और बंटवारे की वजह से मैं उसे रसोई में नहीं जाऊंगा। अरे सब नाटक हैं इसके। मेरी सेवादारी करी तो सोच रही है अपनी भी करवा ले इसी बहाने। नहीं नहीं माँ जी, आज सच में उठा नहीं जा रहा। बदन टूट रहा है और बुखार तेज है। जा विवेक, मैं बहू के पास हूँ, तो इसकी दवाई लेकर आ जा। अच्छा हुआ माँ, आप इसके पास बैठ रही हो। मैं फटाफट से इसकी दवाई ले आता हूँ, इसलिए इसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। सरोजनी बेटे के सामने अच्छा बनकर फटकार लगाकर आरती को बिस्तर से उठा देती है और बेचारी एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठकर हॉल की डस्टिंग से शुरुआत करती है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, काम नहीं हो रहा माँ जी मुझसे। मैंने कितनी विनती करी, लेकिन माँ जी ने नहीं सुनी। ये चक्कर सा। सपने में आरती बेहोश हो जाती है। उसी वक्त विवेक आ जाता है। आरती, आरती तुम्हें क्या हुआ? ये क्या कर रही थी तुम? ये भगवान, इसका बुखार और तेज हो गया। माँ, आप पर विश्वास करके मैं आपके पास आरती को छोड़कर गया था और आप उससे काम करवाने लग गई। इधर आइए माँ। घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सामने से पड़ोसन शकुंतला और कुंती घर में आ जाते हैं। हे भगवान, विवेक बेटा, बहू की तबीयत तो बहुत खराब है, ये सब कैसे हुआ? माँ बोलिए ना, आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो क्या हुआ, थोड़ा सा काम करवा लिया, मर थोड़ी ना गई है जो हाय हल्ला मचा रहे हो। और तुम सब यहाँ क्यों आ गए? माँ जी, ये सभी आरती ने करवाया होगा। बाप रे, तुम लोग कितने बुरे हो। उस बेचारी से काम करवाते रहते हो और बंटवारा किया भी तो नाम का किया। उस बेचारी को सुकून तो कुछ नहीं है। अब तो इंस्पेक्टर को फोन करना ही पड़ेगा कि ये बुढ़िया अपनी बहू पर कितना अत्याचार करती है, और उसकी जेठानी भी। हाँ, यही सही रहेगा। वैसे भी मैंने गृह प्रवेश ही छोटी बहू पर सरोजनी को चिल्लाते हुए देखा था। सरोजनी, तुम्हें जरा भी शर्म आती है? विवेक बेटा, जल्दी से इस कमरे में ले जा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। विवेक बहू को कमरे में ले जाता है। ससुर डॉक्टर को बुलाता है। शकुंतला और कुंती सलोनी के हाथ पैर की मालिश करते हैं। कुछ देर बाद आरती को होश आ जाता है, लेकिन इस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर भी सरोजनी को हथकड़ी पहन आता है। तब घबराते हुए वो, पुलिस, डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। कुंती, शकुंतला, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये सब आप क्या कर रहे हो? माँ जी को पुलिस वालों ने क्यों अरेस्ट किया? बहू, हमने करवाया है। हम तेरे साथ हैं, तेरी सास ने तेरे साथ बहुत गलत किया। सच कहूँ, अब बर्दाश्त करने की मेरी सारी हदें अब टूट चुकी हैं। विवेक जी, सारा सामान बांध लीजिए, अब हमें यहाँ से जाना होगा। विवेक सारा सामान बांध लेता है। आरती धीरे धीरे उठकर पुलिस इंस्पेक्टर के पास आती है। विवेक उसे संभाले हुए होता है। इंस्पेक्टर साहब, ये जो भी है, जैसी भी है, मेरी सास है और मैंने इन्हें माफ किया।
आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। माँ जी, अब और नहीं। आपने नाम का बंटवारा किया था, पर प्यार और सम्मान का हिस्सा हमेशा एक ही दिशा में दिया। अब हम जा रहे हैं। आपको बार बार मेरी मनहूस गरीब शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। आप बड़ी दीदी के साथ आराम से रहिए, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ माँ, अब मुझे भी समझ आ गया कि बंटवारा चीजों का नहीं दिलों का हुआ था। आपने अपने बेटे की फिक्र नहीं करी। आरती तो फिर भी पराई है, और आज आपने उसकी हालत के साथ जो किया है वो मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं बेटा, घर छोड़कर मत जा। मैं तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा। मुझे भी अपने साथ ले चल। इस चालाक औरत के साथ मैं भी नहीं रहूंगा। देख लिया तुमने बहू के साथ शुरू से लेकर अभी तक इतना बुरा किया, फिर भी वो तुम्हें अरेस्ट नहीं होने दे रही। तुम्हारी सलोनी बहू होती तो करवा देती, और वो तो तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखती। जिसने तुम्हें रोटी पानी करके खिलाया, तुमने उसी के साथ ऐसा किया। अजी, मुझसे गलती हो गई। आप भी छोड़कर चले जाओगे? क्या आप सब मुझे माफ कर दीजिए ना। नहीं पापा जी, आप हमसे प्यार करते हैं तो हमें रोकेंगे नहीं, ना ही हमारे साथ आएंगे। आप माँ जी के साथ रहिए। अब बहुत देर हो चुकी है। बंटवारे के लिए कितना सब कुछ हुआ, वो हमें चाहिए ही नहीं। हम अपने कम पैसों में खुश हैं। अरे तुम दोनों जा रहे हो, हम सबको तुम्हारी याद आएगी। बस बेटा, खुश रहना। पापा, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। ठीक है, आपका घर का मामला है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। पुलिस वाले चले जाते हैं और छोटे बहू बेटे सास ससुर का आशीर्वाद लेकर ऑटो में बैठकर हमेशा के लिए शहर छोड़कर चले जाते हैं और किराए के मकान में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और सरोजनी पछतावे की याद में जलती रहती है।